Hi everyone, myself Zehra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट JN मेडिकल कॉलेज। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने नीट के एग्जाम से एक महीने पहले कैसे पढ़ाई की थी, कैसे मैंने पूरे सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था और मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। और अगर आप ऐसे करते हो और नीट पोस्टपोन भी हो जाता है तो उससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे होगे, तो उससे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो मैंने फिजिक्स में क्या किया था कि ऑलमोस्ट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया था। जैसे मान लो कि आपके पास 30 डेज हैं तो आप उसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट स्लॉट 15 डेज का, सेकेंड स्लॉट 10 डेज का, थर्ड स्लॉट 5 डेज का। तो स्टार्टिंग के 15 डेज में क्वेश्चन लगाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स में मैं लास्ट टाइम पे चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं करती थी। मैं ऐसे करती थी कि मैंने चैप्टर 1 लिया, उसके 2 क्वेश्चन लगाए, फिर मैं चैप्टर 2 पे आ जाती थी, उसके 2 क्वेश्चन लगा लिए। इसी तरह मैं पूरे सिलेबस को एक दिन में टच कर लेती थी। आपके पास 30 चैप्टर्स हैं और आप 60 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो, हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन उठाकर। उससे ये होता है कि हम बोर नहीं होते हैं। हम एक चीज फिजिक्स में करते करते, एक ही चैप्टर करते करते बोर हो जाते हैं और हमें ये भी लगने लग जाता है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो दूसरा हमारा छूटा हुआ जा रहा है। तो अगर आप सारे चैप्टर को टच करोगे, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, अगर आपने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आज क्वेश्चन लगाए तो हो सकता है आपको कल भी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन मिले, तो आपका रिवीजन होता जाएगा सेम कॉन्सेप्ट्स का। तो इससे आप डेली पूरे सिलेबस को टच कर रहे होगे, बोर भी नहीं हो रहे होगे। और एग्जाम में भी यही करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन लगाने होते हैं, तो उसकी भी आपकी हैबिट होती जाएगी। ठीक है। सो स्टार्टिंग के 15 डेज ये करने के बाद आपको 10 दिन थ्योरी के लिए निकालना होगा कि 10 दिन आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो। और नोट्स को सिर्फ ऐसे रीड नहीं करना है, उसमें आप देखो कि आपने अभी 15 दिन में जो क्वेश्चन लगाए थे वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कि आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या पूछा था, चार्ज पूछा था, फोर्स पूछा था, क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, या वेक्टर पे क्वेश्चन आया था। उस सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो जो एग्जामिनर उस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे सकता है। सिर्फ रीड करने से फिजिक्स में कुछ नहीं होता है। तो जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स में आप पूरा उसको एक्सप्लोर करके पढ़ो, देखो कि हाँ ये फॉर्मूला है तो उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमने 15 दिनों में सॉल्व किए थे। तो जब आप ये समझने लग जाओगे तो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। फिर जब एकदम लास्ट के 5 दिन बचते हैं आपके, तो उसमें आपको फिजिक्स कैसे करनी है, उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है। और लास्ट में आपकी इतनी स्पीड हो चुकी होगी थ्योरी और क्वेश्चंस लगाने के बाद कि आप एक दिन में ही पूरे सिलेबस के फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे, आराम से रिवाइज कर लोगे। मतलब एक दिन में अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ लोगे और वो भी कर लोगे। सो लास्ट के 5 डेज में भी जब आप फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होगे तो इस बात का ध्यान रखना कि फॉर्मूला पढ़ते टाइम ये सिर्फ उसको पढ़ना मत, ये सोचना कि इस फॉर्मूले पे हमने ये क्वेश्चन लगाए थे, मतलब इस फॉर्मूले पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसको ध्यान में रखना कि ये हो सकता है। ठीक है। सो अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आपको एकदम फिजिक्स की तरह ही पढ़नी है। जैसे मैंने फिजिक्स बताया वैसे एकदम फिजिकल केमिस्ट्री को फॉलो करना है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस हैं उनको आपको अलग से रिवाइज करना है। अब टाइम निकालो, ये नहीं कि पूरा 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 चैप्टर मत पढ़ो, मतलब पढ़ना है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होना चाहिए जब आप सिर्फ उन ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस को पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और जो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर है उसको आपको पूरा पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। उसको शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश मत करना, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है। और बचे हुए जो एसपीडीएफ ब्लॉक है उसमें आप ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, उनको बहुत अच्छे से करो। उसके अलावा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को 1-2 बार रिवाइज कर लो। एंड फिर आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं एनसीईआरटी बुक में, आपने जिन भी नोट से पढ़े हैं उसमें हाईलाइटेड वाली चीजों को आप पढ़ लो, क्योंकि जो आपने हाईलाइट किया है या तो वो इम्पोर्टेंट होगा या तो आप उसको भूलते होगे, आप उसमें स्टक होते होगे, तो उसको इस टाइम पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे, मतलब जो नॉन हाईलाइटेड चीजें हैं उससे उतना इंपॉर्टेंस नहीं होती उनका। रीजन ये होता है कि जो नॉन हाईलाइटेड चीजें होती हैं या तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं या तो आपको उसमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई होती है। तो अब पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, नॉन हाईलाइटेड चीजों में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो अभी भी नहीं ही होगी। तो आप पहले अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप उनको बहुत अच्छे से कर लोगे, आप 80% पेपर कंप्लीट करके एग्जाम में बैठ जाओगे और आपके पास 1 घंटे का टाइम हो सकता है बच जाए, आधे घंटे का टाइम बच जाए, तो जब वो टाइम बचेगा तो आप उसमें उन क्वेश्चन से स्ट्रगल कर सकते हो जो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, जो आपको अभी इस टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर पाए होगे। वो चीजें भी फिर याद आने लग जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में आप नोट्स का एक एक पॉइंट पढ़ो, क्योंकि उससे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका एक एक पॉइंट पढ़ो, उसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए। टाइम मिले तो उसके क्वेश्चन को भी प्रायोरिटी पे रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी भी कर लेना। उसके बाद फिर जो 12th वाला पार्ट है, 12th वाले में जो रिएक्शंस वाले चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं, उसमें आप रिएक्शंस को अच्छे से करो। उसमें आप पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे तो शायद आपको ज्यादा टाइम लग जाए, तो आप रिएक्शंस पढ़ो, उसको रिकॉल करो कि उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, मतलब जो भी एडिशन सब्सटीट्यूशन कौन सी रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बन रहा है नहीं बन रहा है, जो भी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से अब याद होगा, तो उन चीजों को आप रिकॉल करो। और अगर आपको वो चीजें नहीं याद आती हैं तब आप टेक्स्ट पढ़ना। और फिर ऑर्गेनिक में जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह पीछे के थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, उसमें आपको वही करना है। इनऑर्गेनिक की तरह जो चीजें आपने हाईलाइट की हैं, मार्क की हैं, उनको रिवाइज करना है, क्योंकि वही है कि पूरा चैप्टर मतलब आप पढ़ोगे तो सिर्फ वही पढ़ते रह जाओगे, आप पूरा सिलेबस कई बार नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो इसलिए जो आपने हाईलाइट किया है उन पोर्शंस को पढ़ना। हाँ, और एक चीज, जो 12th वाली रिएक्शन वाला जो पार्ट है, 11th में भी जो रिएक्शंस है, आप उनके क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन और जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। ऑर्गेनिक के, नीट के और जेई मेंस के क्वेश्चन, मेनली जो रिएक्शंस हैं वो तो जरूर कर लेना, क्योंकि वो रिएक्शंस रिपीट हो जाती हैं। जेई मेंस से नीट में भी आती हैं और नीट से नीट में भी आ जाती हैं। मैंने खुद देखा है, 2017 या 18 की एक रिएक्शन थी, वो 19 में रिपीट हुई थी नीट की। तो उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। जेई मेंस से ऑर्गेनिक बहुत रिपीट होती है, तो वो बहुत अच्छे से कर लेना, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो बायो पे आते हैं। तो बायो क्योंकि काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं उसमें, तो अगर एक एक वर्ड पढ़ो तो लास्ट में नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया था कि मुझे जो चैप्टर्स वीक लगते थे मैं उनको पूरा पढ़ती थी, और जो मुझे लगता था कि मुझे काफी अच्छे से आते हैं मैं उनके सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ती थी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि आप खुद अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानते हो, और आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है वो भी आपको अपने हिसाब से ही करना होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट मेरा ज्यादा वीक है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना होगा, तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। बस आप ये ध्यान रखो कि आप डेली का जो टाइम स्लॉट है वो डिवाइड कर लो, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको फिजिक्स करनी है, इसमें केमिस्ट्री करनी है, उसमें बायो करनी है, और उसमें अपना बेस्ट दो, उसमें अच्छे से रिवाइज करो। तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम स्लॉट अलॉट करने के बाद आप एक और स्लॉट बनाओ डेली। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप उन चैप्टर्स को करो जिसमें आप वीक थे, वो आप 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितना भी टाइम आप निकाल पा रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं देना है इस पे बहुत ज्यादा, लेकिन आप जितना टाइम निकाल पा रहे हो थोड़ा सा टाइम निकालो डेली। उसमें आप अपने वीक चैप्टर्स करो। जैसे मान लो कि कोई चैप्टर आपको बहुत बुरा लगता है, तो उसको एटलीस्ट बेसिक लेवल का कर लो, कि उसके सिर्फ नोट्स पढ़ लो, कि अगर बहुत आसान क्वेश्चन आए तब वो ना छूट जाए, वरना आपका लॉस हो जाएगा। तो उसको एटलीस्ट बेसिक लेवल पे प्रिपेयर कर लो, जो आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है मॉक टेस्ट कितने करने चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप 4 से 5 दिन या 6 दिन पे कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट इसलिए सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हो तो आपकी पूरी थ्योरी अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाती है, और मॉक टेस्ट हर एक चीज कवर नहीं करती है। मॉक टेस्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं होते हैं। हो सकता है कोई चीज मॉक टेस्ट पेपर में ना आई हो तो वो आपकी छूट जाए। तो इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, पहले आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मॉक टेस्ट आप वही 4 से 5 दिन पे जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।